नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुगल शहंशाह की बात करने वाले हैं जो कभी आगरा में यमुना नदी के तट पर प्यार की निशानी ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम की याद में। और भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक किला अवस्थित है जिसे कहते हैं लाल किला। आज हम लाल किला के विषय में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर इस लाल किला का निर्माण कब और किसने करवाया और बनाने के पीछे इनका उद्देश्य क्या था। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि हमारे स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। तो टॉपिक का नाम हमारा लिखा है दोस्तों लाल किला, यानी रेड फोर्ट के विषय में आज हम जानकारी लेंगे कि आखिर इसको किसने बनाया था, क्या मकसद था बनाने का, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। ये सारा का सारा प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे प्यारे। तो चलते हैं, ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारा लिखा है टॉपिक का नाम लाल किला यानी रेड फोर्ट। अब देखो, कहता है कि लाल किला जिसे रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारा भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है जिसका नाम है हमारा लाल किला। कौन सा किला? लाल किला। अब देखिए, कहता है कि निर्माण और प्रारंभिक इतिहास, यानी लाल किला का जो निर्माण हुआ था ना, ये किस सेंचुरी में? तो 17वीं शताब्दी में लाल किला का निर्माण हुआ था। कहां पर? नई दिल्ली में। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, जैसा कि अभी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। कहता है मुगल बादशाह शाहजहां। सब लोगों को पता है कि मुगल वंश के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, उनका नाम था बाबर। और बाबर ने ही क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना अपने इंडिया में किया था। इन्हीं के वंशज है शाहजहां, और शाहजहां ने अद्भुत अनोखा कार्य किया था, यानी कुछ ऐसा काम कर दिया जिसके कारण इतिहास आज भी शाहजहां के किए गए कार्यों को याद कर रहा है। तो कहता है निर्माण और प्रारंभिक काल, यानी 17वीं शताब्दी की बात है कि मुगल शहंशाह 1638 में, यानी शाहजहां साहब ने लाल किला का निर्माण शुरू करवाया। यानी नींव डालने का काम किसने शुरू किया था? शाहजहां ने किया था। और ये साल चल रहा था मेरे दोस्त 1638 ईस्वी। अब कहता है नंबर दूसरी बात कि इनका इरादा समझते हैं ना भाई साहब? इरादा अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित करना था। यानी मुगलों की राजधानी कहां थी? आगरा थी, और आगरा से इसको स्थानांतरित करना यानी चेंज करने का मकसद था। और मकसद कहां था? दिल्ली में। उस मुगल शहंशाह का नाम था शाहजहां, जिसके लिए उन्हें यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नामक एक नया शहर बसाया था। और लाल किला इसी नए शहर का केंद्र बिंदु था। यानी शाहजहानाबाद एक शहर की स्थापना होती है, और यहीं पर लाल किला का निर्माण करवाते हैं। उस मुगल शहंशाह का नाम था शाहजहां। चलते हैं आगे। देखो, आगे हमारे स्क्रीन पर लिख रहा है कि वास्तुकला और नाम। कहता इस भव्य किले का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने, याद करके रखिएगा कि लाल किला का जो डिजाइन बनाया था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल के भी मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता। यानी थोड़ा देर पहले आपको हमने बताया था कि अपनी बेगम की याद में शाहजहां साहब ने क्या किया था? आगरा में यमुना नदी के तट पर प्यार का 8वां अजूबा जो अभी है उसका नाम है ताजमहल, और अपनी बेगम की याद में ताजमहल का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया था। ये दोनों के वास्तुविद, यानी जो वास्तुकार, जो डिजाइन बनाने वाले व्यक्ति है, उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे की ओर बात करते हैं तो कहता है शाहजहां ने इसे मूल रूप से किला ए मुबारक, यानी लाल किला को क्या कहा था? किला ए मुबारक कहा था, और उसे शुभ किला कहा था। शुभ कहने का मतलब जहां सब कुछ मंगल ही मंगल हो, जीवन में कुछ भी अमंगल ना हो, उस किला का नाम था लाल किला। कौन सा किला दोस्त? लाल किला। अब कहता है कि हालांकि इसकी लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के कारण इसे बाद में चलकर
लाल किला का नाम दिया गया। चूंकि यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था, इस कारण से रेड फोर्ट कहा गया किसको? लाल किला को, जो कहां अवस्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। देखो कहता है कि निर्माण की अवधि यानी इसको बनाने में कितना समय लगा था, ये बात कही जा रही है। तो कहता है कि इसे बनाने में करीब करीब अप्रोक्स 10 साल का समय लगा था। उस किला का नाम था लाल किला, जो दिल्ली में अवस्थित है। और 1648 यानी 1648 में ये लाल किला बनकर हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया। अब देखो आगे की ओर बात करते हैं, तो बात करेंगे हम लोग स्थापत्य और विशेषताएं के विषय में। कहता है लाल किला मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण, यानी इससे अच्छा उदाहरण नहीं है। कहता है कि जिसमें फारसी, तैमूर और भारतीय शैलियों का सुंदर मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसका नाम क्या है? लाल किला। साथ में कहता है कि इसकी यहां पर लिखा हुआ है इसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर, और साथ साथ में कहता है कि ऊंची दीवार जो कितना 18 से 33 मीटर ऊंची दीवार लाल बलुआ पत्थर से क्या है? बनकर के तैयार हुआ है, जिसका नाम है रेड फोर्ट यानी लाल किला। अगला कहता है किले के मुख्य द्वार दिल्ली गेट और लाहौरी गेट, यानी दिल्ली जो गेट है हमारा इंडिया गेट है उसे, हाँ दिल्ली जो गेट है और लाहौरी जो गेट है, कहां पर? यानी लाल किला के सामने। कहता है कि अंदर दीवान ए आम यानी जनता के लिए, दीवान ए खास निजी मेहमानों के लिए रंग महल, मुमताज महल और मोती मस्जिद जैसी शानदार इमारतें बने। यानी हमारा ये दिल्ली में अवस्थित है लाल किला, और लाल किला में कहा गया है कि आम आदमी यानी जो जनता होगा, जनता के लिए अंदर में क्या बना हुआ है? दीवान ए आम। साथ में कहता है दीवान ए खास यानी निजी मेहमानों के लिए, साथ में रंग महल है, मुमताज महल है, मोती मस्जिद है। ये सारा का सारा हमारा कहां पर है? लाल किला के अंदर में। भाई साहब ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछी जा सकती है कि मोती मस्जिद कहां है? तो दिल्ली में है। और किस किला के अंदर में है? तो लाल किला के अंदर में है। और इसका निर्माण आखिर किसने करवाया था? तो इस व्यक्ति का नाम लिखेंगे शाहजहां, जो मुगल वंश के क्या थे? शासक थे। चलते हैं आगे दोस्त। देखो अगला नंबर हमारा टॉपिक कह रहा है कि लगभग 200 वर्षों तक लाल किला मुगल बादशाहों का राजनीतिक और औपचारिक केंद्र रहा। यानी 200 वर्षों तक मुगल वंश के जो शासक थे, इन लोगों ने इसको अपने कंट्रोल में रखा था, और यहीं से मुगल बादशाह अपने साम्राज्य का संचालन करते थे। और संचालन के साथ साथ में जनता की शिकायत का भी सुनते थे। जैसे सुनते हैं ना, कहीं मुख्यमंत्री का दरबार लगा है, वहां पर जनता जनार्दन जाएंगे और जनता जनार्दन वहां पर जाकर के अपनी फरियाद करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से मुगल शहंशाह शाहजहां हुआ करते थे, और उनके दरबार में फरियाद लेकर के जो भी आम आदमी होते थे जाया करते थे और अपनी बात उनसे कहा करते थे। साथ में कहता है कि औरंगजेब ने लाल किला परिसर में मोती मस्जिद का निर्माण किया। यानी परीक्षा में पूछेगा कि शाहजहां का पुत्र का नाम क्या था? औरंगजेब था। देखिए साहब, औरंगजेब नाम का जो व्यक्ति था ना, ये कट्टरपंथी मुसलमान था। ये अक्सर कहा करता था कि मेरा बाप अगर इश्क में पागल न हुआ होता तो पूरी हिंदुस्तान का बादशाहत आज मेरे हाथों में होता। क्योंकि शाहजहां ने क्या किया था? अपनी राजकोष को खाली करके बहुत सारी किलाओं का निर्माण करवा दिया। शाहजहां ने ही क्या किया था? प्रेम के निशाने ताजमहल को बनवाया था। इस कारण से आर्थिक कोष खाली हो गया था। इस कारण से हमेशा नाखुश रहा करता था उसका पुत्र, जिसका नाम था औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर भी कहा गया है। साथ में कहता है कि 18वीं सदी में औरंगजेब के पतन के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगी और लाल किला का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। कहते हैं ना कि सबसे बड़ी चीज होती है जो आपके पास है उसको संभाल करके रखना। अगर आपके आने वाला जो जनरेशन है वो कमजोर निकल गया तो आपके पूर्वजों के द्वारा बनाई गई जो संपत्तियां, जो एसेट्स हैं, वो धीरे धीरे खत्म
खुद पर ही खुद होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो भी चीज मिला है उसको अपने जिंदगी में क्या करना है, संभाल करके रखना है, उसके इंपॉर्टेंस को समझना है। और यही गलती कर देता है, उसका नाम है मुगल शहंशाह। और मुगल शहंशाह जो भी हुए औरंगजेब के बाद, सारे के सारे बेवकूफ निकल गए। किसी में इतनी हिम्मत न रही कि विदेशी शक्ति को रोकने का प्रयास कर सके। कहता क्या है कि 1838 में आखिरी मुगल शहंशाह जो बादशाह हुए, उनका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। इन्होंने राज्याभिषेक भी कहां पे करवाया था, लाल किला में ही करवाया था। लेकिन पहले वाली बात न रही राजा जी, सब कुछ समय के साथ चेंज हो गया, क्योंकि इस वंश में कोई भी अयोग्य शासक बचा ही नहीं। अब देखो, कहता है दूसरी नंबर बात कि 1803 में, साल कितना है 1803, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और लाल किला पर उनका अपना नियंत्रण हो गया। यानी कंट्रोलिंग पावर किसके हाथों में चला गया, अंग्रेजों के हाथों में। जानते हैं साहब, ये अंग्रेज कहा करते थे, अंग्रेज कहा करते थे कि जिस वक्त हम हिंदुस्तान में आए थे और हिंदुस्तानियों को हराए थे, उस समय अगर एकजुटता होकर के सारे के सारे लोग अगर एक एक पत्थर भी हमें मारता, तो शायद हम हिंदुस्तान में कभी 200 वर्षों तक हिंदुस्तानियों को गुलाम बना करके रख नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर यूनिटी की सबसे बड़ी कमी थी, और इसी का जबरदस्त फायदा अंग्रेजों ने उठाया और हम हिंदुस्तानियों पर 200 वर्षों तक अपना कहर बरपाया। बात को समझ में आ रही है चला? 200 वर्षों तक, कोई 1-2 साल नहीं, 200 सालों तक ब्रिटिश हुकूमत के हम लोग क्या थे, जंजीरों में बंधे हुए थे। उसके बाद ये हिंदुस्तान अपना क्या हुआ, आजाद हुआ। इस आजादी में अपने हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। उन्हीं के बलिदानों का नतीजा है कि आज हम लोग क्या है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उनकी कुर्बानी है। अब देखो आगे कहता है कि 1857, सबको पता होगा 1857 का वार। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने लाल किला को पूरी तरह से अपने अधिकार में कर लिया और इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बना दिया गया। यानी लाल किला अब ब्रिटिश सेना क्या क्या बन चुका है, मुख्यालय बन चुका है। क्योंकि 1857 में क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था। लेकिन ये सैनिक विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया, और जो सैनिक मंगल पांडे नाम का जो व्यक्ति अपने सैनिकों को भड़काया था, उसको फांसी की सजा दे दी गई। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या कर दिया गया, सत्ता से बेदखल कर दिया गया। और अपनी जान बचा करके बहादुर शाह जफर द्वितीय रंगून यानी बर्मा चले गए। और 1862 में उनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया, मर गया। और इस तरह से मुगल वंश हिंदुस्तान से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखो 15 अगस्त 1947 की अगर बात करें, तो भारत अपना अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, और लाल किला एक राष्ट्रीय प्रतीक बन करके सामने आता है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उस किसको बना दिया गया, लाल किला को। कब, जब इंडिया को छोड़ करके अंग्रेज चला गया, हिंदुस्तान हमारा क्या हो गया, आजाद हो गया। अब नंबर दूसरी बात कहती है कि हर साल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने इंडिया के जो प्रधानमंत्री होते हैं, लाल किला से क्या करते हैं, भारतीय तिरंगा यानी झंडे को फहराते हैं। और प्रत्येक 26 जनवरी यानी प्रत्येक 26 जनवरी कहने का मतलब कि उसी दिन हमारा देश का क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। इस कारण से उस दिन भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, झंडा तोलन करते हैं। कहां से, लाल किला के प्रांगण से, यानी वहीं से अपने भारतीय झंडे को, तिरंगे को लहराते हैं। ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किला से झंडा तोलन कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी को कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। अब देखो लास्ट में लिखा है कि 2007 में, वर्ष 2007 की बात करें बाबू साहब, तो ये जो हमारा रेड फोर्ट है यानी लाल किला है, इसे यूनेस्को, नाम तो सुने ही होंगे ना, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा क्या है, यूनेस्को है। और यूनेस्को का मुख्यालय अगर पूछे
तो आप लोग लिखेंगे पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। और पेरिस हमारा सीन नदी के तट पर बसा है। कौन सा नदी के तट पर? सीन नदी के तट पर बसा। और यही यूनेस्को है, यूनेस्को है जो 2007 में क्या कर दिया गया? विश्व धरोहर स्थल के रूप में लाल किला को क्या कर दिया? घोषित कर दिया। तो मेरे दोस्त, आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने लाल किला को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब घोषित किया? तो 2007 में। किसने किया? यूनेस्को ने। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर बसा है। और इस तरह से दोस्तों यहां तक हम सफर तय कर लिए हैं। आगे थोड़ा सा चलते हैं। कहता है कि आज की बात करें तो लाल किला न केवल ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। कौन सा? यानी लाल किला। कौन सा किला? लाल किला, जो कहाँ है? दिल्ली में, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। कहता है कि यह दुनिया भर से लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है, यानी अट्रैक्ट करता है। उसका नाम क्या है? लाल किला। और दुनिया के दूर सुदूर देशों से लाल किला को देखने के लिए फॉरेनर आते हैं। किसको देखने के लिए? लाल किला को देखने के लिए आते हैं। और साथ में कहता है भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को दर्शाता है। उसका नाम क्या है? हमारा लाल किला।